अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है पीपीएससी का टेस्ट आया हुआ है, उसके प्रिपरेशन के लिए हमें एफएससी के बेसिक कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करना है। चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसमें अगर आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आप इजीली जो है वो आपका जो पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो सकेगा। अगर क्वेश्चन कोई भी आया आपका चैप्टर नंबर 1 में से। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसमें। आपको पता है कि एटम किससे ड्राइव किया गया है? एटॉमस से। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल। जॉन डॉल्टन ने 1808 में डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को कहा था कि एटम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एटम को 100 से ज़्यादा जो है वो सब एटॉमिक यूनिट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जे बर्जीलियस ने जो है वो एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था और उसने ही आइसोटोप्स जो है वो किया था कि आइसोटोप्स को जो है वो एवेलुएट किया था। एविडेंस ऑफ एटम में आपने याद रखना है कि हम एटम को ऐसे नहीं देख सकते, तो हम कोई भी माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं उनका क्या होता है, अगर एटम का साइज़ छोटा हो, उनकी वेवलेंथ है, तो हम एटम को क्लियरली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है वो कम होती है, और साइज़ जितना भी कम हो तो उसकी वेवलेंथ कम ही होती है, और उसको हम क्लियरली जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरेज वर्क है। एक्सरे से शो किया जाता है कि इसकी जो डायमीटर है वो 0.2 नैनोमीटर है, और उसके बाद इसका जो डायमीटर है वो 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg तक है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.661 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। अब मालिक्यूल्स में आपने याद रखना है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, मोनोटॉमिक डायटोमिक भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो मैक्रो मालिक्यूल्स जो होते हैं बहुत बड़े मालिक्यूल्स हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है। ये पेपर्स में आ जाता है कि कितने इसमें एटम्स होते हैं, 10,000 एटम होते हैं, और कितने टाइम ये लार्जर है हाइड्रोजन से, 68,000 टाइम लार्जर है। अब आयंस में आपने याद रखना है, दो तरह के आयंस होते हैं, कीटायंस और एनायन। कीटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देना पड़ती है। जबकि एनायन जो है वो क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं नेचुरल आइसोलेटेड एटम में, तो एनर्जी रिलीज होती है। उसके अलावा जो एनायंस हैं वो ज़्यादातर ग्रुप की शक्ल में होते हैं, और कैटायंस जो होते हैं वो मेटल आयंस के बनते हैं। मालिकुलर आयंस में आपने याद रखना है कि मालिक्यूल्स पे अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसको मालिकुलर आयन करते हैं। पॉजिटिव आयन ज़्यादा अबंडेंट हैं। उनको हम कैसे बनाते हैं? जब हम अल्फा पार्टिकल या एक्स रेज को बम्बार्ड करते हैं गैस पर। आगे उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट हमें पता है कि 1/12 मास ऑफ कार्बन होता है। कुछ एटॉमिक मास यूनिट है, आपने इनको रिमेंबर कर लेना है। ऑक्सीजन का कितना है, क्लोरीन का, कॉपर का, यूरेनियम और नियोन का। आइसोटोप्स, आपको पता है कि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या होता है? आपका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। आपने याद कर लेना है कि इसके कितने कितने हैं। कार्बन के 3 हैं, सल्फर के जो हैं वो 4 होते हैं, क्लोरीन के 2, ऑक्सीजन के 3, निकल के 5, कैल्शियम के 6, प्लाडियम के 6, कैडमियम के 9, टिन के 11, ब्रोमियम के 2 एंड नाइट्रोजन के भी 2 होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोपी, ये बात याद रखनी। 280 आइसोटोप्स हैं, जिसमें से 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। 300 अनस्टेबली हम प्रोड्यूस करते हैं। जो ओड वाले होते हैं वो उनमें वो ज़्यादातर स्टेबल आइसोटोप्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जो इवन वाले होते हैं उनमें स्टेबल आइसोटोप्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने याद कर लेना है कि जो 4 का मल्टीपल होते हैं वो 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं, और 280 में से 154 इवन एटॉमिक मास रहते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करती है? मास मेजर करती है किसके? आइसोटोप्स के। सबसे पहले इसकी तकनीक में वोलेटाइजेशन आती है, वेपर्स बनते हैं पहली फेज़ में, फिर आयनाइजेशन हम करते हैं, फिर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ M/E रेशो, और उसके बाद जो है वो हम एक पीक रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास दो तरह के स्पेक्ट्रोग्राफ थे, एक एटॉमिक मास और डिमेस्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। जो एटॉमिक मास था वो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता था ऑन द बेसिक ऑफ एटॉमिक मास, और जो डिमेस्टर था वो आइडेंटिफाई करता था एलिमेंट को। अब हमारे पास सबसे पहले सब्सटेंस होता है, उनको वेपर स्टेट में चेंज करते हैं, प्रेशर लो रखते हैं 10⁻⁻6 10⁻⁷ टोर। उसके बाद उसकी आयनाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? आयंस को एक्सेलरेट करती है। जब आयंस एक्सेलरेट होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव जो प्लेट है उसकी तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हम उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे?
हम उसको वो आयन कलेक्टर में चल जाएगा, इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर में। इलेक्ट्रोमीटर आयन कलेक्टर जो है वो करंट मेयर करेगा, जो कि असल में रिलेटिव अबंडेंस होगा। M/E ये इसकी इक्वेशन आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है। अगर हाइड्रोजन एज पॉजिटिव, एज क्या है इसका, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या करें, स्टेबल रखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे तो रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें रोटेट करते हैं सर्कल में। उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर आयन कलेक्टर क्या है, ये करंट की स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव आयंस को मेजर करता है। ये करंट प्रोवाइड करता है ना, तो मेजर भी करंट को करता है, जिस जो देता है रिलेटिव अबंडेंस। अब इस तरह की पीक बनती है। रिलेटिव अबंडेंस को हम लिखते हैं किस, वाई एक्सिस पर, मैस को हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। ये भी बात याद रखनी है। परसेंटेज ऑफ कंपाउंड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस ऑफ एलिमेंट और उसके बाद मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 से। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला है, जो कि स्मॉल होल नंबर रेशियो देता है। अब हम सबसे पहले इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2 पे हम ग्राम एटम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैस ओवर एटॉमिक मैस से। फिर एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक रेशियो कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आएगा, इसको जितने भी एटम्स हैं ना, उनकी जो जिनमें सबसे कम होगी ना नंबर ऑफ ग्राम एटम, उसे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये एम्पिरिकल फार्मूला देगा। अब कंबस्शन एनालिसिस याद रखना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं। ऑक्सीजन इसमें सप्लाई करते हैं, जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होता है H2O में, कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O को अब्जॉर्ब करता है MgClO4 ये अब्जॉर्बिंग यूनिट है, और कार्बन डाइऑक्साइड को 50% KOH। अब इनको हम मेजर करते हैं, इनके एटॉमिक मास में जितना चेंज आया होता है, उसका मतलब यह है कि ये हाइड्रोजन का H2O और CO2 का मास है। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करनी हो तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ऑक्सीजन को हम डिफरेंस मेथड से यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को परसेंटेज मेजर करने के लिए। कंबस्शन एनालिसिस में ये बात याद रखनी है, MCQ ज़्यादा है। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास मालिकुलर फार्मूला है। मालिकुलर फार्मूला हमें पता है, ये एक्चुअल मालिकुल बताता है। ये बात बस, ये वाला जो फार्मूला आपने याद रखना है, N = मालिकुलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला, और मालिकुलर फार्मूला = N और एम्पिरिकल फार्मूला। अब मोल का आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम एटम। उसके बाद एवोगाड्रोस नंबर में नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ एटम हम यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ एटम में यही होता है यूनिट मास ऑफ एलिमेंट और मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na एवोगाड्रोस नंबर। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम और 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन, इसका आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करने के लिए एटम का नंबर ऑफ एटॉमिक मास और उसके बाद जो है वो मोलर मास जो होता है। एटॉमिक मास कितना है सोडियम का, ये दिया गया है 0.1 ग्राम, और उसके बाद मोलर मास कितना होता है 23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 है, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10 नीचे लिख देंगे, 230 बन जाएगा। 230 1 पे नहीं होता है, इसलिए 0.00, क्योंकि हमने यहाँ 2 0 लगाने हैं, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा, उसमें हम जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है MCQs जो है वो सोल्व करेंगे।